गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम विजयनगर साम्राज्य के लिए चौथा वीडियो के साथ हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि विजयनगर साम्राज्य के साथ ही जुड़ा हुआ है, बाकी आपको दूसरी व्यवस्थाओं में देखने को नहीं मिलता है। यह व्यवस्था थी नायंकार और आयंगार व्यवस्था। आज हम प्रयास करेंगे विस्तृत तौर पर इस नायंकार और आयंगार व्यवस्था को समझने के लिए। अब तक हम विजयनगर साम्राज्य के केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन, इन दोनों को अच्छी तरह से पिछले प्रशासनिक प्रबंध के वीडियो में हम समझ चुके हैं। आज हम ये सिर्फ दो व्यवस्थाओं को, नायंकार और आयंगार, इन दो व्यवस्थाओं को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम नायंकार व्यवस्था को देखते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी कड़ी के रूप में थी और आयंगार व्यवस्था एक छोटी कड़ी के रूप में थी। नायंकार व्यवस्था क्या था कि एक नायक या पलायगार जो होते थे, जिनकी संख्या लगभग 200 के आसपास बताई जाती थी, इन नायकों के लिए जो स्थापित व्यवस्था थी, इसी को नायंकार व्यवस्था कहते थे। वस्तुतः आप देखेंगे कि कुछ विद्वानों ने कहा है कि नायंकार व्यवस्था जो थी एक सैन्य व्यवस्था थी जो क्षेत्रीय स्तर पर संचालित थी। इन 200 जो नायक थे, ये क्षेत्रीय स्तर पर ये संचालित थी और इसके नायक अपने क्षेत्र में स्वतंत्र अधिकार रखते थे। तो एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो नायंकार व्यवस्था थी, ये एक सैन्य व्यवस्था थी जो क्षेत्रीय स्तर पर जो है स्वतंत्र अधिकार रखते थे। दूसरा एक कॉन्सेप्ट इसी के पैरेलल में है, दोनों बल्कि एक हद तक आपको आगे जाकर के समझ में आएगा कि दोनों एक ही व्यक्ति थे, दो दृष्टि से देखा जाता था। जो ज्यादा अपनाया गया है उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये एक भू सामंत थे। ये एक भू सामंत थे और इसीलिए इसको कहते हैं कि इट वाज सिमिलर टू द फेडरलिज्म सिस्टम इन यूरोप। जो नायंकार व्यवस्था के लिए ये भी कहते हैं कि यूरोप का जो सामंतवादी व्यवस्था था, उसके ये आसपास ये व्यवस्था थी। इन नायकों को या पलायगारों को जो है राज्य की ओर से भूमि प्राप्त होती थी और इस भूमि को अमरम कहा जाता था। इन नायकों को राज्य की तरफ से जो भूमि प्राप्त होती थी उसे अमरम कहा जाता था। इसीलिए इन नायकों या पलायगारों को अमर नायक भी कहा जाता था। तो ये वस्तुतः एक ही व्यक्ति के नाम हैं, नायक, अमर नायक या पलायगार कहे जाते थे। इन्हें ये भूमि इनके वेतन के बदले में ये भूखंड मिलती थी। सामान्यतः ये भी राज परिवार के नजदीकी सदस्य ही हुआ करते थे। ये भूखंड से ये राजस्व संग्रहित करते थे और उसका एक नियत भाग जो है जो संग्रहित करते थे, उससे ये मुख्य तौर पे जब कभी भी सेना की जरूरत होती थी, युद्ध के समय शाही सेना में सम्मिलित करने के लिए ये निश्चित मात्रा में, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी, एक मात्रा तय की गई थी कि इतने घोड़े, इतने हाथी और इतने पद सेना, है ना, पदादि सेना, पैदल सेना ये भेजेंगे। सो ये नायंकार व्यवस्था की ब्यूटी थी कि शाही सेना को एक साथ इन 200 पलायगारों के द्वारा, नायकों के द्वारा या अमर नायकों के द्वारा सैन्य बल जो है उपलब्ध करवा दिया जाता था। और यह पद जो था आरंभिक समय में हस्तांतरित था। हस्तांतरित था का मतलब है कि राजा अपनी इच्छा से इसको एक जगह से दूसरी जगह पोस्टिंग कर सकते थे, इनको सस्पेंड या डिसमिस भी कर सकते थे। धीरे धीरे जैसे राजा कमजोर होता गया, बाद में ये पद अनुवांशिक रूप में उभर के चला आया। आप नायकों की व्यवस्था को यूं समझ सकते हैं कि जैसे राजा जब मजबूत था तो नायकों के द्वारा और मजबूती प्रदान कर दी जाती होगी भय के वजह से, क्योंकि जब केंद्र शक्तिशाली था तो नायक भी भय से उनको समय पर सारी सेनाएं या टैक्सेस जो थे वो उपलब्ध करा देते होंगे।
लेकिन जैसे ही राजा कमजोर पड़ता होगा, चूंकि ये स्वायत्त तो थे ही, तो ये जो है उसी हिसाब से व्यवहार करते होंगे और राजा के विरुद्ध जो है ये कई बार जो है विद्रोह स्थापित कर देते थे। केंद्र और नायकों के बीच में जो ये अमर नायक थे, नायंगार व्यवस्था के तहत केंद्र और नायकों के बीच की दो कड़ी थे, दो व्यक्ति कड़ी थे। एक जो इन नायंकारों की जो सेनापति होते थे, ये केंद्र में बैठते थे, और दूसरा एक और व्यक्ति था स्थानपति। स्थानपति ये राज दरबार में नायक का प्रतिनिधित्व करता था। नायक की जो भी रिपोर्टिंग थी या अन्य चीजें थी, उसके बदले में ये स्थानपति रिपोर्टिंग करता था। इस प्रकार से दो व्यक्ति जो हैं, एक सेनापति नायक का या पलाईगार का, और दूसरा ये स्थानपति, ये केंद्र में ही रहते थे। तो इस प्रकार से इसकी इम्पोर्टेंस ये थी, ब्यूटी के लिए अगर देखें तो एक बहुत बड़े क्षेत्र में राजा का नियंत्रण स्थापित हो सकता था इन नायकों या पलायगारों के जो है पलायगारों के सहयोग से। लेकिन वही अगर ये नायक या पलायगार राजा को असहयोग करेंगे, है ना, राजा कमजोर होने से विद्रोह करेंगे, तो एक साथ राजा को इतने पलायगारों के विद्रोह का भय होगा। इसी वजह से विजयनगर के पतन के कारणों में से सर्वाधिक ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट रीजन है इसके पतन का, ये नायंकार व्यवस्था ही है। जो व्यवस्था विजयनगर को उन्नति के मार्ग पर ले गया, जो व्यवस्था विजयनगर के सुख समृद्धि उन्नति के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार थी, नायंकार व्यवस्था, वही व्यवस्था विजयनगर के पतन के लिए भी सर्वाधिक जिम्मेदार मानी जाती है। ये नायंकार व्यवस्था हुई। अब हम आयंगार व्यवस्था के बारे में जानेंगे। आयंगार व्यवस्था क्या था? जैसा कि हम जान चुके हैं कि सबसे छोटी इकाई जो थी, प्रशासनिक इकाई गांव थी, जो कि उर कहते थे, ग्राम कहते थे। ये एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करती थी, और इस इकाई में 12 एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल को, 12 शासकीय व्यक्तियों को जो है नियंत्रण दिया गया था। एक गांव में 12 शासकीय व्यक्ति नियंत्रण करते थे, और इन्हीं शासकीय व्यक्तियों को आयंगार कहते थे। ये 12 शासकीय व्यक्ति आयंगार कहलाते थे, और ये आयंगारों को वेतन के बदले केंद्र क्या करती थी, लगान मुक्त भूमि दे देती थी, और इस लगान मुक्त भूमि को मान्यम कहते थे। इन लगान मुक्त भूमि को मान्यम कहते थे। और यहाँ पर नायंकार व्यवस्था से अलग जो आयंगार व्यवस्था है, ये आनुवांशिक थी। आयंगार आनुवांशिक, ठीक है। ये आयंगार व्यवस्था आनुवांशिक थी, जबकि नायंकार व्यवस्था आनुवांशिक नहीं थी, बाद में केंद्र के कमजोर होने की वजह से हो गई थी। आयंगार क्या करते थे, अपने पद को बेच सकते थे, चूंकि आनुवांशिक थी, अपने पद को गिरवी भी रख सकते थे। और जो एक और कड़ी थी, जैसे ये आयंगार व्यवस्था जिस गांव में ये रहते थे, वहां की रिपोर्टिंग करने वाला कौन होगा, तो एक महानायकाचार्य नामक एक पदाधिकारी था, जो केंद्र और गांव के बीच में कड़ी के रूप में कार्य करता था। ये गांव के प्रबंध को, मैनेजमेंट को इंस्पेक्ट करता था, निरीक्षण करता था, और गांव की जो भूमि की खरीद या फरोख्त, खरीद बिक्री जो होती थी, ये आयंगार के अनुमति के बगैर संभव नहीं थी। आयंगार के अनुमति के बाद ही गांव की जमीन की खरीद फरोख्त हो सकती थी। इस प्रकार से ये नायंकार और आयंगार व्यवस्था हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के लिए प्रशासनिक गतिविधियों में एक सर्वाधिक मजबूत और जटिल कड़ी थी। इसके माध्यम से विजयनगर साम्राज्य इतना विशाल साम्राज्य स्थापित हुआ, और ये अधिकारियों की टुकड़ी की वजह से विजयनगर साम्राज्य में जब केंद्र मजबूत था तो प्रशासन में बहुत सुविधा होती थी, और जब केंद्र कमजोर पड़ता था तो यही नायंकार जो है बहुत परेशानी भी उत्पन्न कर देते थे।
इसके अलावे गांव में कुछ जैसे सिंचाई कर जो था उसको दासा वंदा कहा जाता था। कुछ और भी टैक्सेस थे, जैसे ब्राह्मणों को भूमि दी जाती थी दान में, उनको भी जो है 1/20 भाग देना पड़ता था। मंदिरों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसको उसके संग्रहित कर का 1/30 भाग जमा करना पड़ता था। ब्राह्मण जो समुदाय के लोग थे वो 1/20 1/20 करते थे, और जो मंदिर है 1/30 करते थे। और एक सामुदायिक है ना कर का भी प्रावधान था, ठीक है। और गांव के जो चौकीदार थे वो ललारी लाली या ललारी कहलाते थे। ललारी या ललाली जो है ज़्यादा, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ललारी ही ज़्यादा बहुत वस्तुतः सुनने को मिलता है, इस पर ज़्यादा नहीं देना है ध्यान, बस गांव में चौकीदार होने का प्रावधान था, ये समझना है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो नायंकार व्यवस्था थी, ये जो 200 क्षेत्र थे, 200 के आसपास जो नायक थे वहाँ जो है ये थे, जिसे नायक जो है पलाईगार या अमर नायक कहते थे। और जो आयंगार व्यवस्था थी, जिसको जो भूमि मिलती थी, जो मान्यम कहलाती थी, उनको जो भूमि मिलती थी वो क्या कहलाते थे, अमड़म कहलाता था, ठीक है। ये गांव की व्यवस्था थी। वो जो 200 कोई प्रांत भी कहते हैं, 200 जो है मंडल कहते हैं, ठीक है, स्पेशली मंडल ही है। तो उन चीज़ों के हिसाब से जो है ये आपके नायंकार और आयंगार व्यवस्था हम देखते हैं कि विजयनगर प्रशासनिक इकाई की सबसे मजबूत और इम्पोर्टेंट कड़ी थी। सो विजयनगर साम्राज्य पे जो है ये आज अंतिम वीडियो थी। इसके बाद हम किसी दूसरे साम्राज्य को जो है दूसरे डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर में जो है छोटे छोटे टर्म्स काफ़ी हैं, काफ़ी चूँकि बहुत ज़्यादा इतिहास विजयनगर के बारे में जो है लिखित नहीं है, इस वजह से शब्दों के कई बार जो है कन्फ्यूजन्स इतिहासकारों के बीच में हैं। तब तक जो है आप देखते रहिए प्रीवियस वीडियोस। धन्यवाद।